करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सेशन में। आज हम लोग तो आज से हम लोग हमारी जो है एस्ट्रोलॉजी की बैच है उसे शुरुआत कर रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। तो एक बार सभी लोग आज की शुरुआत के लिए एक बार सब लोग चैट बॉक्स में हरी बोल लिखिए, ताकि हम लोग बहुत हरी बोल के साथ एकदम उत्साह के साथ शुरुआत करें। लेट्स फ्लड द चैट बॉक्स विथ हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वेलकम यू ऑल। Okay, हरी बोल, वेरी गुड, वेरी गुड। यस 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 यस। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सब लोग हरी बोल लिख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी को देख के और आप सभी का उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम सेशन को शुरुआत करेंगे। या इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन, लेट्स सी, या वी कैन हैव 1 minute, जस्ट name and place only. You can share your name and place one by one. I will call out your name alphabetical wise, what I can see in the list. So just everyone can know about each other. फिर इसके बाद हम लोग शुरुआत सेशन को चालू करेंगे। ओके ओके, यस, let me introduce first myself. So this is Tarun Kanti Krishna Das. You can say Naam Chetan here, but very few of you might be knowing me here by the name of Chetan. So this is Tarun Kanti Krishna Das, connected to ISKCON Ujjain and practicing spirituality since last 13 to 14 years. Now we are in the field of astrology since some years here, and we are taking the sessions. एस्ट्रोलॉजी में ऑब्वियसली तो एक डाउट होता है डिवोटीज में, अरे हम स्पिरिचुअल है। एक बार मुझे अभी जस्ट रिसेंटली एक इंक्वायरी है, उसमें बोलते हैं प्रो जी इस्कॉन वाले तो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, हाउ आर यू टेकिंग द सेशन? आई सेड दैट इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली प्रभुपाद ने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिवोटीज को डिफरेंट आंसर दिए, तो किसी डिवोटीज ने एक पार्ट ऑफ आंसर को लिया और दूसरे पार्ट को कंसीडर नहीं किया। उसके कारण हो सकता है वो कंसेप्शन उनमें आया हो। बट एस्ट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्क्रिप्चर्स ओनली ना, वैदिक ज्योतिष विज्ञान है ना, ज्योतिष शास्त्र, जो कि हम देख रहे हैं व्यास देव जो कृष्ण की इंकारनेशन है, उनके जो पिता है पाराशर मुनि, हम उनके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो वी कैन सी इन परंपरा, हमारे परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी में ही गिव द सूर्य सिद्धांत। हाँ, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। चैतन्य महाप्रभु के फादर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी एस्ट्रोलॉजर थे, एंड प्रभुपाद यूज्ड टू बिलीव आल्सो। या तो हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट डिफरेंट, कि हम लोग बिलीव नहीं करते और नहीं करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे, और आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे भी। तो सिमिलर वे मेरे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। इन फर्दर सेशन आई विल से अबाउट दैट डिटेल्स। तो उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी में हम लोग आए। आई थिंक वी कैन बोथ ऑफ अस केम नियर अबाउट सेम टाइम, सो वी स्टार्ट स्टडीइंग। देन हमने इधर उधर बहुत सारे कोर्सेज किए। फिर हमने देखा कि वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है, या फिर जस्ट जो बेसिक वे होता है ना रट्टाफिकेशन का, उसी वे में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने सोचा चलो डिवोटीज के हेल्प के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने स्टार्टिंग में 2 बैचेस किए, अभी हमारी 3rd बैच है। सो दे आर डूइंग वेल, एंड अभी वो लोग खुद सेशन दे रहे हैं हमारे साथ। हम लोग अभी उनको ऐसे कर दिया, हम टॉपिक्स दे दिए, वो लोग खुद सेशन दे रहे हैं। नाउ वी विश आप लोग भी ऐसे ही आगे सेशन देंगे। Okay, so this is about me, and then Primata Gaurangpur will introduce himself while starting the session. Just before that, everyone just tell your name and the place. Okay. Yes, Anand Pro, you can mute, I think. Yeah, yeah. Hare Krishna to all of you. Yes. How are you? I'm good, Pro. Yeah. मेरा नाम आनंद रावत है और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। Okay, thank you, Anand Pro. Welcome to the session. Then Apar Karuna Pro. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, nice to see you again. Yeah. My name is Apar Karuna Das and I'm from ISKCON Tripura. Hari Bol. So we have one Brahmachari devotee also here. Okay, iPad, I don't know your name. Can you please unmute and speak? Myself Muskan Mausar from Bhopal. Okay, thank you for joining. Hare Krishna. Okay, then you can rename. Okay, now Ishwari Radhika Mataji. Hare Krishna, I am Ishwari Radhika Lassi, Dandavat Pranam.
मैं श्यामनगर वेस्ट बंगाल से हूँ, इस्कॉन पानीहाटी से। Thank you. Welcome to the session. थैंक यू। Okay, then निकुंज निवासिनी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती उस समय। No worries. Yeah. आई एम अ वेरी स्मॉल किड, सो आई एम फ्रॉम इस्कॉन दिल्ली पंजाबी बाग। Okay, thank you माता जी. Welcome to the session and thank you for your enthusiastic enrollment. थैंक यू सो मच प्रभु जी। Okay, then निमिषा माता जी. मेरा नाम निमिषा है और मैं कोटा से हूँ। Hare Hare Krishna. Krishna. Welcome to the session. Thank Then Ritu माता जी and Seema माता जी. No, sorry, Neetu माता जी and Sita माता जी. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम. प्रभु जी, हम लोग इंदौर से हैं और जगदानंद प्रभु जी के ग्रुप से हैं हम लोग। Oh, that's good. और Thank you. एक्चुअली हम लोग वैसे मुंबई में थे 12 इयर्स, चौपाटी मंदिर से जुड़े हुए थे। इधर आके गुरु महाराज से जुड़ गए, उज्जैन Thank you, टेम्पल से जुड़े Mataji. हुए हैं। We are happy to have you both of you here. Thank you. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Then Seema Mataji. हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, मैं कटक उड़ीसा से हूँ और मैं भुवनेश्वर इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, इस्कॉन से। और आप लोगों से मैं दीनबत्सल प्रभु जी के थ्रू जुड़ी हूँ। Okay, thank you, Mataji. Welcome to the session. Hare Krishna, thank you all. So now we will start the session. So I will hand over to the Premlata Gaurangpur, then he will conduct the session further. So let's type down BIO, bring it on. Let's increase the energy of the session and enthusiasm of the session. Okay. Yes, bring it on. Yes, correct. Let's welcome Premlata Gaurangpur. Okay, Prabhu, now it's up to you. Hari Bol. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच तरुण कांति किस्पू। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो आज से हम एक एस्ट्रोलॉजी की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, एक नई जर्नी है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे लाइफ में कई बार ऐसे फेस आते हैं कि जहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आता, या लाइफ में हम इंक्वायर करते हैं कि लाइफ किस लिए है। तो स्टार्टिंग में अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा स्पिरिचुअल नाम है प्रेमदाता गौरांग दास और वैसे ऑफिशियल नाम है पुलकित गर्ग। मैं एमपी से हूँ, नियर ग्वालियर। और मैंने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, 2015 में कंप्लीट किया। लेकिन मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया जब मुझे समझ में नहीं आया लाइफ में क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा सोचें कि बचपन से ही एक इंक्वायरी थी कि जिंदगी किस लिए है, ये दुनिया क्यों बनी है। तो इनके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले जब हम भक्ति में आए, भक्तों के साथ में आए। इस्कॉन के थ्रू जो प्रीचिंग होती है, तो मैं भी कॉलेज में कनेक्ट हुआ, बेस होते हैं वहां पर मैं रहा 4 साल। तो यहाँ से सारा नॉलेज मिला। लेकिन कई बार फिर भी हम पूरा इतना स्पिरिचुअल नहीं है, मटेरियली भी थोड़ा हमारा माइंडसेट रहता है कि हम मटेरियली क्या करना चाहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है, तो हम बोलते हैं हमारा अल्टीमेट गोल है गो बैक टू गॉड, भगवत धाम जाना। लेकिन इस पर्टिकुलर जीवन में वो तो हमारा अल्टीमेट गोल है, मतलब हमारा, हम जो है आत्मा, वो हमारा गोल है। पर हमें जो शरीर मिला है इस जन्म में, तो इस शरीर का भी तो कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ पर्पस होगा जो कृष्ण ने हमें दिया है इस जीवन में। क्योंकि हम जानते हैं हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। कोई गाता अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, किसी का साइंस, किसी का आर्ट्स, किसी कुकिंग, किसी की ड्राइंग। तो हर किसी के पास अपनी अपनी स्किल्स है, तो स्किल्स को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। तो ये सब मेरे दिमाग में था और वहां से मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की। लाइक टैरो रीडिंग होता है, वो मैंने ट्राई किया ना। साइकोलॉजिकल बुक्स होती हैं, साइकोलॉजी जो समझते हैं ह्यूमन माइंड्स की, इवन टेलीपैथी वगैरह। प्लस बहुत सारे जो फेमस लोग हैं जो सक्सेसफुल मटेरियली माने जाते हैं, उनकी बायोग्राफीज को पढ़ा। तो इससे बहुत सारी चीजें करी और उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आया। और एस्ट्रोलॉजी से पता चला कि यहाँ से हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ से हमारा नेचर क्या है, हमारा पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, हमारे छुपी हुई टैलेंट, स्किल्स क्या है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस पूरी चीज का, इस पूरे एस्ट्रोलॉजी का जो मेन बेनिफिट है वो है पीस ऑफ माइंड, कि हमारे यहाँ में क्लैरिटी मिल जाती है लाइफ में क्या करना है। तो इस पर्पस के लिए ये
एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हम लोग आए, मैं और तरुण कांतिपुर, एक दूसरे को हमने सपोर्ट किया जिससे हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि अकेले इस फील्ड में जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप में एक दूसरे डिस्कशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप सब इतने सारे लोग हैं, हम सभी आपस में डिस्कस कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कशन के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आए तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हमें समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी को इस दुनिया में जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उसमें ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, गलत तरीके से बताया है। गलत तरीके से मतलब उनका जो गोल होता है, और उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास जो लोग आते हैं वो यही सुनना चाहते हैं, हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारा जॉब कब लगेगा, पैसा कब आएगा, ये सब है। तो दीज ऑल आर द साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स हैं, साइड बेनिफिट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के। बट जब मेन जो पर्पस था एस्ट्रोलॉजी का, जो कि पाराशर मुनि ने दिया था, वो मेन पर्पस ये नहीं था। ये आप जब अभी मैं बताऊंगा ये पाराशर मुनि के बारे में, और इसके थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पाराशर मुनि ने जब ये चीजें बताई तो उनका मेन पर्पस था कि इंसान अपने पास्ट कर्मों को जान सके, क्या बुरे कर्म उसने किए हैं, उसके लिए क्या क्या प्रायश्चित उसको करना है जिससे कर्मों को नलीफाई कर सके, प्लस क्या अच्छे काम किए हैं, उसे जो स्किल मिली है उसको यूज करके वो भगवान की सेवा कर सके और भगवत धाम वापस जा सके। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो उसका एक पार्ट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ से, जैसे काफी सारे लोग हैं, उनको आई होप कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तो पहले मैं जानना चाहता हूँ जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसे लोग मी लिखकर चैट बॉक्स में बताइए, मी लिखकर बताइए कि आपको कोई आइडिया नहीं है। ओके, निवसा माता जी, ईश्वरियादिका माता जी, अपर करुणा प्रो, निमेश प्रो, आनंद प्रो, पैट, ओके ओके। तो काफी सारे डिवोटी जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हम वहां से शुरू करेंगे जहां से आपको कुछ भी आइडिया की जरूरत भी नहीं है, एकदम बेसिक से। तो आज हम कुछ इसमें कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, आज ट्यूसडे है, थर्सडे को सेशन होगा, उसमें हम कुंडली बनाना सीखेंगे। तो कुंडली के लिए वैसे आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, जिनको पता है ना, लेकिन हम पहले सीखेंगे कि बिना सॉफ्टवेयर के कुंडली हम बनाएंगे। लाइक परसों जब हम बैठेंगे उस समय यदि कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे पैदा हुआ तो उसकी कुंडली क्या होगी, हम यहाँ पर बैठे सब लोग मिलके अपने हाथ से वो कुंडली बनाएंगे और फिर सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करके देखेंगे कि वो कुंडली सही है या नहीं है। तो ये काम हम करेंगे। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर्स करेंगे, क्योंकि प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। बस 1 मिनट। ओके, जब तक प्रभु शेयर करे स्क्रीन। सो अभी हमारा आज सेशन होगा बेसिक, नेक्स्ट सेशन भी बेसिक सेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली, टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे, बहुत अच्छा नक्षत्र भी था और फर्स्ट डे ऑफ पुरुषोत्तम मास और सब चीजें थी, तो हम चाह रहे थे कि आज से सेशन चालू करते हैं। साथ ही साथ हम सोच रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीक भी सम प्रभु के फैमिली में कुछ डिमाइसेस हुए तो ही हैज टू गो होम, एंड मैं भी शायद वृंदावन जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीक हम लोग सेशन नहीं लेंगे मोस्टली, उसके नेक्स्ट वीक से हम लोग चालू करेंगे। तो इस वीक दो दिन क्लास होंगी, उसके नेक्स्ट वीक फिर हम सेशन नहीं रहेगा, उसके बाद से फिर हम लोग फिर से चालू करेंगे। ओके, एंड तब तक आप चाहो तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं, किसी और को भी इंस्पायर कर सकते हैं, दे आर अरे वेलकम, बिकॉज वो कुछ छूटेगा नहीं तब तक। हरे कृष्णा। तो यस, ये क्लास कौन से दिन हो रहा है? ट्यूसडे, थर्सडे और क्लास ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइम यही है ना, Same. 3 दिन का, Time will be 8:30? 8:30. Yes, 8:30 to 9:30. Sometime it goes to 10. Okay. एंड प्रभु नेक्स्ट दिन कब क्लास है, वो थोड़ा ग्रुप में डेट बता Yeah, we will दीजिएगा। share. हम लोग सब शेयर कर देंगे, सारे मैसेजेस ग्रुप में हम लोग फ्लो कर देंगे। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. So we offer our humble obeisances to all the teachers of our life, especially to our Guru Maharaj, Srila Prabhupada and the Parasar Muni. So we ask their blessings so that we will be able to learn this sacred science in a nice way and also able to utilize it in a proper way. Hare Krishna. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. ओके तो स्क्रीन इज विजिबल, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस प्रभु जी. ओके तो यहाँ पर ये आपको कैटेगरी दिख रही है. इस सेशन 1 में हम कवर करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, स्क्रिप्चुरल सिग्निफिकेंस, स्क्रिप्चर्स में कैसा सिग्निफिकेंस इसको दिया है, नो योरसेल्फ, अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, हाउ टू वर्क, कैसे काम करती है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और कुछ शॉर्ट में प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हम जानेंगे. तो पहला है व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, लिम्स ऑफ द वेदास एंड साइंटिफिक बेसिस. 2 तरह से हम इसको समझेंगे. तो लिम्स ऑफ द वेदास मतलब लाइक हमारे लिम्स होते हैं हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह. इसी तरह से वेदों के भी लिम्स होते हैं, अंग होते हैं, वेदांग जिनको बोला जाता है. तो ये वेदांग जो हैं, वेदों के जो अंग हैं, ये टोटल 6 अंग हैं. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष. तो इन 6 में से जो ज्योतिष है ये भी वेदों का एक अंग है. और ये वेदों का जो अंग है इसको बोला जाता है आई ऑफ द वेदास. आई ऑफ द वेदास क्यों बोला जाता है कि वेदों की आंख का काम क्या होता है, देखना. आंख का काम होता है देखना. तो आंख का काम देखना होता है. तो यहाँ पहले के समय में क्या करते थे, देखते थे. क्या देखते थे कि लाइक हम बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कब आ रही है, रामनवमी कब आ रही है, तो ये ग्रह की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है. तो किस दिन किस समय आ रही है ये हम ज्योतिष से देखते हैं. यज्ञ करना है उसके लिए सही तरीका, सही दिन कौन सा है, तो वो दिन जो है, समय जो है, वो हम ज्योतिष से ही देखते हैं. कोई पैदा हुआ बच्चा वो क्या करेगा आगे जाके, उसकी क्वालिटीज कैसी हैं, क्या वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करेगा या फिर वो एक हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष की तरह बनेगा. तो ये सब भी पहले ये देखा जाता था. तो फ्यूचर देखने के लिए क्या, कुछ भी चीज देखना है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, तो ज्योतिष का यूज होता था. इसलिए इसको बोला था आई ऑफ द वेदास. और ये मुझे सबसे पहले कब पता चला, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जब मुझे कब पता चला, जब एक बार मैं जो वेबसाइट है इस्कॉन डिजाइटरी, उस पर मैं ऑडियो सर्च कर रहा था, ऑडियो लेक्चर. तो हिजोन भक्ति चौरु स्वामी गुरु महाराज का एक लेक्चर मुझे मिला और उसका नाम था एस्ट्रोलॉजी द आई ऑफ द वेदास. और वो लेक्चर जब मैंने सुना तब मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत जागा कि इसको सीखना चाहिए. तो वहां से मुझे समझ में आया कि आई ऑफ द वेदास, इस आंख का हमें यूज करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. तो ये हमने वेदों से देखा कि वेदों का ये अंग होता है. साइंटिफिक बेसिस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस एंड टाइम. स्पेस एंड टाइम यानी कि जगह और समय. वैसे तो स्पेस और टाइम के लिए कौन सबसे ज्यादा फेमस है, आइंस्टाइन. उन्होंने थ्योरी दी थी स्पेस टाइम थ्योरी, है ना. तो वो भी वेदों से ली गई थी. तो हम उसी को यहाँ देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि स्पेस और टाइम का ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है. क्योंकि यदि हम पहला केस लेते हैं कि प्लेस सेम बट टाइम डिफरेंट, कि 2 बच्चे पैदा हुए, एक ही जगह हुए लेकिन टाइम डिफरेंस है. लाइक एक जैसे उज्जैन में कोई 2 बच्चे पैदा हुए, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे. तो टाइम का डिफरेंस होने से उनकी कुंडली पूरी चेंज हो जाएगी, उनका पूरा लाइफ पैटर्न चेंज हो जाएगा. यदि टाइम सेम है, प्लेस डिफरेंट है, लाइक एक बच्चा उज्जैन में पैदा हुआ सुबह 7 बजे और एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ सुबह 7 बजे या कन्याकुमारी में पैदा हुआ सुबह 7 बजे. टाइम सेम है पर जगह अलग हो गई, तब भी कुंडली अलग होगी. एक्चुअल में कुंडली होती क्या है, इसको शॉर्ट में यदि हम समझें, जिस समय बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है उस समय हम यदि मोबाइल से या कैमरे से आसमान की तरफ एक फोटो खींचे, आसमान का फोटो, तो उस आसमान में कौन सा ग्रह किस जगह है, उसी को हम फोटो को हम कागज पे ड्रॉ कर दें
तो वो ही कुंडली होती है। तो हम बोलेंगे जो फोटो होता है वो ही कुंडली है, कुंडली और कुछ अलग से नहीं है। और ये चीज हम कल प्रूव करेंगे, खुद से देखेंगे इस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर है, और उस जिस समय हम बात कर रहे होंगे, सेशन करेंगे, उस समय यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली के बारे में, उसको कुंडली हम बना सकते हैं। और बाद में कुछ सेशंस के बाद उसकी कुंडली के बारे में आप खुद से बता सकते हो बच्चे में क्या क्वालिटीज होंगी, कैसा होगा उसका नेचर, लाइफ पैटर्न कैसा होगा, ये सब आप बता सकते हो। फिर एक ये पॉइंट आता है ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स क्या होता है? जुड़वा बच्चों की कहानी, कि जुड़वा बच्चे हो गए तो क्या, जुड़वा बच्चे हो गए मतलब दोनों की माँ एक है, एक ही पलंग पर हो रहे हैं, एक ही बेड पर हो रहे हैं, एक ही शहर में हो रहे हैं, एक ही हॉस्पिटल में और एक ही समय हो रहे हैं, तो फिर उनमें उनमें इतना डिफरेंस क्या होता है? हम देखते हैं कुछ समानता होती है, लाइक टेम्परामेंट, उनका चेहरा दिखने में थोड़े समान हो सकते हैं ना, पर कुछ खाने पीने में कुछ समानता होंगी, लेकिन काफी सारे डिफरेंस भी रहते हैं। उनकी ड्रीम्स, इच्छा है, कैरियर, बहुत सारे इंटरेस्ट वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसके बारे में कोई बोलना चाहेगा, ऐसा क्यों होता है कि दोनों की जगह भी सेम प्रभु है? जी, क्योंकि उनके कर्म अलग होते हैं, सबका प्रारब्ध अलग होता है, इसलिए। बिल्कुल, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। क्योंकि जो हम लेते हैं उनका प्रारब्ध अलग है, और प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म में हमारे जो कर्म है उसी के अकॉर्डिंग तो कुंडली बनती है। कुंडली केवल हमें बताती है कि कैसे हमने कर्म किए। तो इसका मतलब जो हर एक सोल है, हर आत्मा है, हर एक आत्मा की अलग अलग जीवन होगा, अलग प्रारब्ध होगा, अलग कर्मा होंगे, तो अलग कुंडली होगी। लेकिन यहाँ पर बोले टाइम प्लेस सब सेम है, तो कुंडली भी सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब प्रारब्ध भी सेम हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे यदि कोई बाहर वाला पर्सन हमसे ऐसा तर्क करता है? क्या लगता है आपको, क्या किया जा सकता है, क्या रीजन हो सकता है? सोचिए, कुछ भी आंसर जो भी दिमाग में आ रहा है आप बताइए। नो आइडिया? ठीक है, हाँ हाँ, सीमा माता जी बताइए। प्रभु जी, ट्विंस के मतलब जो बिलीफ सिस्टम है, बाय द टाइम वो ग्रो करते हैं तो उनके जो बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं वो अलग अलग बनते हैं, जरूरी नहीं कि दोनों का सेम हो। हाँ, मतलब आपका बोलना है कि किस एनवायरनमेंट में वो बड़े हो हाँ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, एसोसिएशन से वो बिलीफ सिस्टम अलग बन जाते हैं ना। हाँ। लेकिन हम यदि एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली सेम है तो उनका लाइफ पैटर्न भी सेम होना चाहिए, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई। जैसे प्रभु जी, मेरे घर पे ही एग्जांपल है, मेरे घर पे ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं, दोनों में ओके, 2 मिनट्स का ही फर्क है, हाँ, मतलब है फिर भी 2 मिनट्स का फर्क, पर दोनों की कुंडली बनाए तो सेम ही बनती है। मुझे भी नहीं समझ में आता कि दोनों में नेचर क्यों डिफरेंट है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से दोनों का जो परसेप्शन है चीजों को देखने का वो अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली हम फेल हो जाते हैं चीज को एक्सप्लेन करने में जनरली। इसी का फायदा उठाया एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, शायद सुना होगा, अभी काफी राइट बढ़िया राइट इसमें राइट, फॉलोअर है। हाँ उसने हाँ अभी हाँ, कुछ मंथ्स देखा था पहले मैंने उनका वीडियो, राइट। हाँ, एक वीडियो मैंने देखा था, कुछ हाँ, 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए उस वीडियो वो पर। जब क्रिकेट के ऊपर कुछ हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजर्स ने कुछ कमेंट किया था तो उसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ वीडियो हाँ, बनाया आफ्टर था। द वर्ल्ड कप। हाँ, राइट राइट तो राइट। उनका यदि कोई वीडियो देखे जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसने जो लॉजिक दिए हैं उससे समझ में आ जाएगा, हाँ एस्ट्रोलॉजी एक स्कैम है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है दुनिया में, और एस्ट्रोलॉजर्स बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बिल्कुल उसको विश्वास हो जाएगा। और उसमें भी उसने जुड़वा बच्चों की बात की है। लेकिन यदि कोई एक भी पर्सन है जिसने 1 वीक 1 वीक भी यदि उसने अच्छे से किसी अच्छी जगह से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तो वो तर्कों के साथ गलत बोल सकता है कि उसने जितने भी तर्क दिए हैं, लॉजिक दिए हैं, सारे गलत है उस वीडियो में। तो ये अवेयरनेस लोगों को कम है। तो यदि मैं बात करूं तो हम जैसे कुंडली देखते हैं किसी की भी, तो कुंडली एक नहीं होती है। हम जो कुंडली देखते हैं वो दिस इज ओनली द वन पार्ट। एक्चुअल में हमारी टोटल 16 कुंडलियां होती हैं, और हर कुंडली का समय होता है अलग अलग तरह से चेंज होता है। लाइक हम जो नॉर्मल कुंडली जिसको बोलते हैं वो लग्न कुंडली होती है, वो 2 घंटे में चेंज होती है। ऐसे ही नवमांस होता है जो 13 मिनट में चेंज होता है, दसमांश 10 मिनट में चेंज होता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे तो ट्विंस के लिए वो ट्विंस वाला जो D60 देखते हैं, राइट। D60 से सप्तांश होता है। तो हम रिलेटिव यदि कैलकुलेशन करें तो मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकेंड्स। तो एक ही जगह एक ही हॉस्पिटल में यदि 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं विद इन 2 सेकेंड, तो उनका सब कुछ सेम होगा, लाइफ पैटर्न पूरा सेम होगा, मतलब एक क्लोन की तरह वर्क करेंगे।
बट यदि हम स्पिरिचुअल तरीके से देखें, क्लोन की तरह वर्क करेंगे, इसका मतलब दोनों में सोल सेम होंगी, और दो से सोल एकदम आइडेंटिकल होना इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी प्रकृति का नियम है, ब्रेक नहीं हो सकता। विद इन 2 सेकेंड दो बच्चे एक ही जगह पैदा नहीं हो सकते, इसलिए ट्विंस में भी 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स कभी 15 मिनट का भी डिफरेंस आ जाता है। और स्पेशली अभी रिसर्च हुई है काफी इस पर, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अच्छे से जो एस्ट्रोलॉजर्स उन्होंने रिसर्च किया है, एक बुक भी मेरे पास आई है, उसमें 31 ऐसी केस स्टडी ली हैं जिनका पूरा लाइफ पैटर्न देखा गया जुड़वा बच्चों में। किसी में 2 मिनट का डिफरेंस है, किसी में 5 मिनट का डिफरेंस है, और पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों के नेचर को। तो इसलिए हमें बोलना चाहिए कि मिनिमम 2 सेकंड्स में यदि कोई पैदा हो रहा है तभी वो सेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लैनेट्स और प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स की आकाश में, स्काई में प्लैनेट्स कौन कहां पर है, क्योंकि हम जहां पैदा होते हैं वहां से हम प्लैनेट्स को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, और उन एंगल्स का ही, उन एंगल्स के थ्रू ही उनकी एनर्जी हमारे तक आती है, और वो बर्थ चार्ट यानी कुंडली में रिप्रेजेंट करती है कि हमारे कर्मा कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, क्या क्या स्किल हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। फिर मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, कि किस स्पीड से प्लैनेट मूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एसोसिएशन, किसके साथ है, हम बोलते हैं ना एसोसिएशन का फर्क पड़ता है, कि किसी भी पर्सन के बारे में जानना है तो क्या करो, उस पर्सन के बारे में मत पता करो, उसके जो 4 दोस्त हैं उनको देख लो, उन 4 दोस्तों में जो भी एवरेज होगा उनके नेचर का, बिहेवियर का, वो एवरेज निकाल दो, वो पर्सन होगा जिसके बारे में आपको जानना है। तो इसी तरह से जो प्लैनेट्स का जो एक साथ एसोसिएशन होता है उसको यहाँ बोलते हैं कंजक्शन, हिंदी में युति, तो उसका एक दूसरे पे इफेक्ट आता है, मतलब पर्सन के नेचर और क्वालिटी में वो इफेक्ट आ जाता है। हमने देखा यहाँ पर बात की थी बर्थ प्लेस ऑफ नेटिव, बर्थ टाइम ऑफ नेटिव। नेटिव मतलब एक एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, मतलब वो पर्सन, वो बच्चा जिसकी हम कुंडली की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम साइंटिफिक बेसिस भी है। नेक्स्ट सेशन में हम खुद से देखेंगे प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हैं, आप यहाँ बैठ के क्लास में ही सारे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर पाओगे, अभी किस राशि में कौन कहाँ घूम रहा है, और हम कुंडली बनाएंगे अपने हाथ से। स्क्रिप्चुरल सिग्निफिकेंस, तो हम बात करें, जैसे कि हम बोलते हैं हु इज द फादर ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, हम तो ग्राहम बेल। कंप्यूटर के पिताजी कौन है, केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स। तो हर किसी के फादर होते हैं, सिमिलरली फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी है। अब फादर किसको बोला जाता है, कि फादर उनको जिन्होंने पहली बार इसको सिस्टमेटिकली किसी साइंस को दिया। तो एस्ट्रोलॉजी को पहली बार देने वाले थे पाराशर मुनि, व्यास देव जी के पिताजी, इसलिए इनको फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके समय से पहले ज्योतिष विज्ञान नहीं था, इनके समय से पहले भी था, बट ये वो पहले पर्सन थे, बोल सकते हैं फर्स्ट टीचर थे जिन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज को दिया सिस्टमेटिक वे में। पर हम कैसे मान लें, प्रूफ चाहिए हमें, तो इसका जो प्रूफ है वो है ये शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र। जैसे हम भागवतम, भगवत गीता, यहाँ से इसको हम प्रूफ के रूप में लेते हैं, तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र ये प्रूफ है, जो कि यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ कन्वर्सेशन है सेज पाराशर एंड सेज मैत्रेय का, कि मैत्रेय मुनि और पाराशर मुनि इन दोनों में बातें हुई थी। जैसे भागवतम में बहुत सारी बातें हुई हैं, है ना, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ना, बहुत सारे अलग अलग कन्वर्सेशन है। तो सेम यहाँ पर महर्षि पाराशर और मैत्रेय मुनि, इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, तो एक्चुअली मैत्रेय मुनि जो हैं वो गए थे एक बार पाराशर मुनि के पास, और उन्होंने पूछा क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, जिससे हम भूत, वर्तमान और भविष्य पता कर सकते हैं। तो पाराशर मुनि ने बोला था यस, एक तरीका है, और उस तरीके को एक्सप्लेन करते हुए सिस्टमेटिकली पूरा ज्योतिष विज्ञान बताया। और ये मैत्रेय मुनि वही मैत्रेय मुनि है जिनका भागवतम में व्याख्या आती है, कि भागवतम में मैत्रेय मुनि और विदुर इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, वही मैत्रेय मुनि पाराशर मुनि के पास गए थे। तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया ज्योतिष शास्त्र। अब देखें क्या इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है कि और भी कुछ लोग हैं, तो हम देखेंगे ऐसे अनंत लोग हैं, इन्फाइनाइट सेजेस हुए हैं, लेकिन उनमें से 18 मेजर सेजेस हैं जिनकी नाम अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले सूर्यदेव, जो सूर्य सिद्धांत वहां से मिला हमें। ब्रह्मा, खुद ब्रह्मा जी ने बताया, व्यासदेव, वशिष्ठ, अत्रि मुनि, पाराशर मुनि, कश्यप मुनि, नारद मुनि जिनको हम
हमारे भक्ति लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो नारद मुनि भी एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। अब इन्होंने भी काफी सारे श्लोक दिए हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के बारे में नारद मुनि ने भी श्लोक दिए हैं। और हम देख सकते हैं कि नारद मुनि क्या करते थे, हमेशा घूमते रहते थे। कभी ध्रुव महाराज को जाके प्रीच किया, कभी मृगारी को जाके प्रीच किया, कभी कंस के पास चले गए, कभी कहीं चले गए। जहां कुछ भी कुछ इवेंट होने वाला होता था या जहां जरूरत होती थी वहां पहुंच जाते थे। वहां कैसे पहुंचते थे? एस्ट्रोलॉजी का यूज करके पहुंचते थे। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान का यूज प्रीचिंग के लिए किया, भगवत सेवा के लिए किया। तो हम भी इस नॉलेज को प्रीचिंग में, भगवत सेवा में अलग अनेकों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर आगे गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण और बलराम उनके नाम रखे, नामकरण किया था। मरीचि, मनु, अंगीरा, लोमस, पुलस, च्यवन, यवन, भृगु, सौनक। ये सौनक ऋषि वही ऋषि हैं जो कि भागवतम सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। तो हम देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इसका इंपॉर्टेंस समझा और इसको यूटिलाइज किया अपनी भक्ति में। तो ये इस तरह से हमने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अपने आप को जानना, नो योरसेल्फ। तो हम देखते हैं एक्चुअल में हमारे अंदर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी होती है। अब बोलेगा हम तो एक ही है, हमें 3 तरह की कैसे आ गए? तो एक्चुअल में हमें 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है। और ये क्या है? एक फिजिकल सेल्फ यानी कि ग्रॉस बॉडी, जिसको हम बोलते हैं ना स्थूल शरीर, हिंदी में बोलते हैं, जो कि 5 महाभूतों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो ये फिजिकल सेल्फ होता है जिसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। मेंटल सेल्फ, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जिसके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। और एक स्पिरिचुअल सेल्फ, सोल। तो हम एस्ट्रोलॉजी में इन तीनों के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम में हमारी सोल में क्या क्वालिटी है, यानी कि सोल के थ्रू हमें क्या क्वालिटी आ रही है, सटल बॉडी के थ्रू क्या क्वालिटी आ रही है और ग्रॉस बॉडी के थ्रू क्या क्वालिटी है। तो स्पिरिचुअल सेल्फ ये हम देखते हैं सूर्य की पोजीशन से। ये सूर्य है, जैसे कि सूर्य पूरी दुनिया को जगमग करता है। यदि सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, एनर्जी फ्लो नहीं होगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो सूर्य इस पूरे दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को जीवित किए हुए है। उसी तरह से जो आत्मा है, सोल है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स क्या है? सोल। सोल के थ्रू ही हमारे पास पूरी एनर्जी आती है। तो इसलिए हम सूर्य क्या कहाँ पर है, किस राशि में है, किस घर में है, किन किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, इनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम बोलते हैं ना आत्मा से हमें संतुष्टि चाहिए, आत्म संतुष्टि। तो सोल को जो सेटिस्फेक्शन है किस तरह से मिलेगा, ये वो सेटिस्फेक्शन हम एस्ट्रोलॉजी से चार्ट देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सन। नाउ मेंटल सेल्फ। मेंटल सेल्फ का पता लगाते हैं हम मून से, चंद्रमा से, क्योंकि मन बोलते हैं ना, मन बहुत तेजी से दौड़ने वाली चीज है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो इसी तरह से जो चंद्रमा है ये भी सारे ग्रहों में सबसे तेज चलता है। ये चंद्रमा लगभग 1 महीने 30 डेज में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, पूरे जो पूरा एक साइकिल होता है पृथ्वी का, ये कंप्लीट कर लेता है। और हम देखेंगे या बोल सकते हैं सारी राशियों का, 12 राशियों का चक्कर कंप्लीट करता है 30 डेज में। और जबकि सैटर्न है, शनि है, वो 30 ईयर लग जाता है, 30 साल उसको लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 राशियों में। तो एक प्लेनेट को 30 साल लग रहे हैं और एक प्लेनेट को केवल 1 महीना 30 दिन। तो सोचिए कितना टाइम डिफरेंस हो गया। तो स्पीड बहुत तेज है, इसलिए मन का कारक है। तो किसी व्यक्ति का माइंड कैसा है, मन कैसा है, क्या उसका मन स्थिर है या चंचल है, गुस्से वाला है, शांत है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल है, कैसा है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मून। वो किसके साथ है, एसोसिएशन कैसा है उसका, किस राशि में है, किस घर में, ये सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल सेल्फ। फिजिकल सेल्फ ग्रॉस बॉडी। कोई आदमी कैसा होगा कि गोल चेहरा होगा, लंबा होगा, तिकोना होगा, किस तरह का पर्सन होगा, लाइक उसकी बॉडी सॉफ्ट होगी, हार्ड होगी, इमोशनल होगा, गुस्से वाला होगा, ये भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। और ये हम पता लगाते हैं कहाँ से, एसेंडेंट। तो इस तरह का हमारा एक रेक्टेंगल मिलता है कुंडली में, और रेक्टेंगल में जो ये फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ से हम ये इसको असेंडेंट बोलते हैं, फर्स्ट हाउस को। ये हमेशा टॉप में होता है जो येलो कलर का है, और इससे हम पता लगाते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है लग्न, हिंदी और संस्कृत में।
ये लग्न बोलते हैं। यहाँ से हम ग्रॉस बॉडी के बारे में आइडिया हम लगा सकते हैं किसी भी पर्सन की। तो हम देखते हैं सूर्य हमने देखा है अपनी आंखों से, चंद्रमा भी देखा है, पर ये असेंडेंट क्या होता है, लग्न क्या होती है, इसको तो कभी हमने देखा नहीं, है ना। तो ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसी को आसान बनाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उससे हम अच्छे से समझेंगे आखिर ये लग्न होता क्या है। 1 मिनट। Shall we stop recording for this? No need to stop. Yeah, okay. स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस गुरुजी। ओके, तो ये वीडियो मैं प्ले करूंगा, इसको बीच बीच में मैं रोकूंगा, है ना, रोक के मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको हम देखते जाते हैं। मैंने प्ले किया, तो यहाँ हम देख रहे हैं सन है और सन के चारों तरफ पृथ्वी जो अर्थ है वो घूम रही है। तो अर्थ यहाँ रुक गई है। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक लोकेशन वाला सिंबल आया जो गूगल का सिंबल होता है व्हाइट कलर का। तो इसका यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई बच्चा है वो इस समय यहाँ पैदा हुआ। कहाँ पर? ये जो लोकेशन वाला सिंबल है व्हाइट कलर का। और हम यहाँ से अब डायरेक्शन देखेंगे। तो जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपर क्या है, ईस्ट, नीचे क्या है, वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट ऐसा क्यों बोला? कि ईस्ट वो डायरेक्शन होती है जहां से सूर्योदय होता है, और वेस्ट वो डायरेक्शन होती है जहां पर सूर्य अस्त हो जाता है। तो हम ध्यान से देखेंगे, अभी जहां पर बच्चा पैदा हुआ वहां अंधेरा है, वहां अंधेरा है, इसका मतलब वहां रात है, उसके अपोजिट दिन है। तो अब ये पृथ्वी घूमेगी तो देखना है हमें सूर्योदय कहां से होता है। तो पृथ्वी घूम रही है तो इस पॉइंट पर अब सूर्योदय होने वाला है यहाँ पर, और जब सूर्योदय होने वाला है तो सूरज इसको कहाँ दिखेगा उस बच्चे को? यदि हम अभी देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट को ईस्ट बोला है, राइट को वेस्ट बोला है। तो ये पृथ्वी घूम रही है, दोपहर का समय हो गया, अब शाम का समय हो गया, और अब ये सूर्यास्त हो गया, ये वेस्ट हो गया, पश्चिम। तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कैसे ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्यों लिए। ओके, अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने एक ये प्लेन सरफेस ली, यहाँ पर एक पर्सन को हम खड़ा करेंगे। ये पर्सन पृथ्वी के सामने देख रहा है, पृथ्वी पे खड़ा हुआ है एक मैदान में, और सपोज कि इसको आसमान दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो उसने देखा कि ये सूर्य उदय हुआ, और जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलती है उसको हॉराइजन बोलते हैं। सूर्योदय हुआ, दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और रात में हमने ऐसा एज्यूम किया कि वो अंतरिक्ष को देख पा रहा है। तो सामने जो भी अंतरिक्ष में तारे निकल रहे हैं इसको हम सब देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसको समझें कि ये पूरा अंतरिक्ष है, स्पेस। इस स्पेस में, अंतरिक्ष में पृथ्वी को हमने एकदम बीच में ले लिया, सेंटर में। और सेंटर में लेने के बाद हमने देखा इसके चारों तरफ बहुत सारे तारे हैं, और ये तारे अलग अलग शेप बना रहे हैं। और ये अलग अलग जो शेप बना रहे हैं, इन शेप को लेते हुए, पृथ्वी को सेंटर में लेते हुए, इस पूरा जो ये स्पेस था पूरा सर्कल में, इसको हमने 12 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हर पार्ट में जो भी ये तारामंडल आया, ये जो तारों का समूह आया, कॉन्स्टलेशन, इनको हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। हमने मतलब जो स्क्रिप्चर्स में नाम दिए, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी में होंगे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इस तरह के हमने नाम दिए। और यही राशियां हैं। तो राशियां एक्चुअल में क्या है? आकाश का डिफरेंट डिफरेंट एरिया, है ना, कि जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है उसको हमने क्या बोला? राशियां बोला। तो इस तरह से हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम दोबारा वापस उस पर्सन के पास आ जाते हैं जो आसमान में देख रहा है, हॉराइजन की तरफ। तो हम इस पर्सन ने देखा कि इस समय एक तारामंडल ईस्ट डायरेक्शन में, तो पर्सन अभी कहाँ देख रहा है? पूर्व दिशा की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन में एक तारामंडल दिखाई दिया, ये कौन सा है? पहला वाला, एरीज। तो इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन जो है, यहाँ पर एरीज साइन है वो दिखाई देगा। इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में कि ईस्ट डायरेक्शन में एरीज राइज हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, सूर्य हो रहा है तो सनराइज हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है।
हम यहाँ बोलेंगे मेष राशि, एरीज का उदय हो रहा है, एरीज राइस हो रही है। अब नेक्स्ट सेकंड राशि आ गई टॉरस, यानी कि वृषभ, उसका उदय हो रहा है, वो राइज हो रही है। तो हम असेंडेंट क्या बोलते हैं, हम जिस समय पैदा होते हैं उस समय पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि हमें दिखाई देती है या राइज होती है, उदय उदय होती है, वही दिखाई देगी, वही हमारा असेंडेंट होता है। तो ये सेकंड नंबर की आ गई, ये थर्ड नंबर की जिसको जेमिनाई बोलते हैं। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, हम याद कराएंगे आपको किस नंबर की राशि कौन सी होती है। ये फोर्थ है कर्क। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये सिंह सारी राशियां उदय होती हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ अंतरिक्ष में। और यहाँ पर एक चीज बताइए कि ईच साइन टेक्स अबाउट 2 आवर्स, कि हर राशि को बदलने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इस तरह से एक एक करके सारी राशियां हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से पूरे सारी राशियां कवर हो गई। तो अब हम देखेंगे कैसे दो जगह पर एक ही समय में दो व्यक्ति यदि पैदा होते हैं तो कैसे वो अलग अलग होते हैं। तो पहला पर्सन हमने यहाँ पर लिया जो व्हाइट लोकेशन है, यहाँ पर्सन पैदा हुआ, इससे हमने लाइन ड्रॉ की ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन हमने देखा है कि सिंबल है, ये जो राशि है इसको बोलते हैं सेजिटेरियस। ये राशि मतलब उसका लग्न जो होगा वो सेजिटेरियस होगा, सेजिटेरियस की जो भी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग उसका शरीर होगा। प्लस दूसरा पर्सन, तो मान लिया पहला पर्सन इंडिया में पैदा हुआ, उसका सेजिटेरियस लग्न है। दूसरा ये येलो कलर का जो लोकेशन सिंबल है अफ्रीका में पैदा हुआ उसी समय, और वहां से हमने ईस्ट डायरेक्शन देखी, तो ईस्ट डायरेक्शन कहां पर गई, ये वाला सिंबल, ये है सिंह राशि। तो उसका जो असेंडेंट होगा लग्न वो सिंह राशि वाला होगा। तो हम देख सकते हैं कैसे दो बच्चे हैं एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पैदा हो रहे हैं, तो उनके लग्न अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारी चीजें उनकी चेंज हो जाएंगी। तो ये जो कुंडली होती है वो इस तरह से दिखाई देती है। इसमें जो असेंडेंट पार्ट है, ये फर्स्ट हाउस जो लिखा है येलो कलर से, इसको असेंडेंट बोला जाता है। तो इंडिया में जो पैदा हुआ उसको सेजिटेरियस, जो कि 9 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जब भी कुंडली होगी, कुंडली में यहाँ सबसे बीच में जो लिखा रहता है दिस इज असेंडेंट, और वो नंबर जो होगा वो राशियां होती हैं, ये 12 राशियां हैं। इससे हम चेक कर सकते हैं हमारा असेंडेंट या हमारा लग्न कौन सा है, और उस तरह की क्वालिटी हम अपनी या फिर किसी की फैमिली मेंबर की या जिसका भी हम देखना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से है, इसको हम एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इसको देखते हैं, सूर्य, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसको हमने व्हाइट लोकेशन के सिंबल से हमने दिखाया, उसमें ऊपर ईस्ट डायरेक्शन नीचे वेस्ट डायरेक्शन हमने दिखाई। पृथ्वी घूमी, सूर्योदय हुआ ईस्ट में, सूर्यास्त हो गया वेस्ट में, इस तरह से हमने देखा। फिर हमने एक व्यक्ति लिया और ये व्यक्ति पृथ्वी पर सामने की तरफ देख रहा है, हॉराइजन की तरफ, जहां पर अंतरिक्ष और पृथ्वी मिलती हुई प्रतीत होती है। वहां सूर्योदय हुआ, दोपहर हुई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, रात में हमें पूरा अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है अच्छे से। फिर हमने देखा अंतरिक्ष में पृथ्वी को यदि सेंटर में लेते हैं और सेंटर में लेके हम पूरे अंतरिक्ष को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो 12 कॉन्स्टेलेशन कवर होते हैं उस एरिया में, और कॉन्स्टेलेशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट राशि को हमने नाम दिया। तो जब ये पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है तो उसको अलग अलग समय पर अलग अलग राशियां उदय होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये राशियां हर 2 घंटे में चेंज होती हैं। कल हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे 2 घंटा क्यों आता है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हम करके देखेंगे, मैथमेटिकल थोड़ा पार्ट। तो इस पर्सन देख रहा है डिफरेंट डिफरेंट राशियों का उदय होते हुए। फिर हमने देखा कि एक पर्सन इंडिया में पैदा हुआ तो उसकी लग्न कौन सी होगी, सेजिटेरियस। एक अफ्रीका में पैदा हुआ, उसका लग्न क्या हो जाएगा, सिंह। तो यदि वो इंडिया में जो पैदा हुआ है उसके लिए हमें कुंडली बनानी है, तो उसकी कुंडली में कैसा हमें दिखाई देगा, उसका ये जो फर्स्ट हाउस है बीच वाला पार्ट, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से हम कुंडली को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कल हम खुद से बनाएंगे
कि ये कैसे लिखा जाता है, ये हम कल खुद से बनाएंगे। ओके, तो आइडिया मिला आपको क्या असेंडेंट होता है? यस लिखकर मैसेज कीजिए, किस किस को आइडिया मिला, किस किस को समझ में आ गया? ओके, तो सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है, तो हमारे सेशन पर हम वापस आते हैं। तो असेंडेंट हमने देखा, मून और सन के बारे में हमने जाना। तो 3 टाइप्स की जो पर्सनैलिटी होती है, ग्रॉस बॉडी असेंडेंट से हमें पता चलती है, मेंटल सेल्फ सटल बॉडी होती है वो मून से पता चलती है, जो सोल हमारी आत्मा को किससे संतुष्टि मिलेगी ये किससे पता चलता है? हमें सूर्य से पता चलता है। तो ये पर्सनैलिटी वाली चीज हमने देखी। अब देखते हैं आखिर ये एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है, इसका सिद्धांत क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम वैसे जानते हैं कर्म के सिद्धांत पर कर्म क्या, कर्म थ्योरी। तो वैसे तो बोलते हैं कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही डिफिकल्ट है इसको समझना, और इसके बहुत सारे कैटेगरी होती हैं, पर इसके जो मेन 3 कैटेगरीज हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 3 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। तो 3 टाइप्स ऑफ कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। ये मेन कैटेगरी जो होती है डिस्क्राइब की गई है। तो प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? ऐसे कर्म जो हमने प्रीवियस लाइफ में किए, पास्ट लाइफ में। संचित कर्म ऐसे कर्म जो पास्ट लाइफ प्लस प्रेजेंट लाइफ दोनों में। और क्रियामान कर्म ऐसे कर्म जो हम प्रेजेंट लाइफ में करते हैं। तो चलो, क्रियामान समझ में आ गया, प्रेजेंट लाइफ, प्रारब्ध समझ में आ गया, पास्ट। संचित में डाउट रहता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट ऐसा कैसे हो गया? तो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान दोनों के बीच में कैसे हो गया? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक दिखाया है एरो, तीर कमान हमें दिख रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि जब हम पैदा होते हैं, तो जैसे ये क्यूबर दिख रहा है, तो जैसे अर्जुन पीछे वो तीर में रखने, तीर को रखने के लिए क्यूबर रखते हैं ना, जिसमें तीर रखते हैं। तो समझिए हम जब पैदा हो रहे हैं, तो पैदा होते समय हम एक इनविजिबल, एक इमेजिनरी क्यूबर लेके पैदा हुए, यानी कि उसके अंदर खूब सारे तीर रखे हुए हैं। ये तीर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये तीर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने पिछले जन्म में जो जो कर्म किए थे, उन कर्म के जो जो हमें रिएक्शन मिलने वाले हैं, फल मिलने वाले हैं। रिएक्शन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कर्म फल वो डिपेंड करेगा किस पर? हमारे कर्मों पर। तो जो तीर हैं वो हमारे कर्म फल को बता रहे हैं, कितने कर्मों के रिएक्शन हमें इस जन्म में मिलने वाले हैं। तो सपोज हमने ऐसा एज्यूम किया, एक बच्चा पैदा हुआ या मैं पैदा हुआ, हम पैदा हुए, और मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पास जो क्यूबर था उसमें टोटल 100 तीर थे। तो 100 तीर क्या बता रहे हैं? पिछले जन्म में मैंने 100 ऐसे कर्म किए जिसका रिएक्शन मुझे मिलने वाला है। तो इसका मतलब 100 की तीर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रारब्ध कर्मा, प्रारब्ध कर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब संचित कर्मा क्या है? तो आज मैं आपको सेशन दे रहा हूं, मेरी एज है 30 ईयर। तो इस पिछले 30 सालों में काफी सारे तीर ऐसे हुए होंगे, छूट गए होंगे, यानी कि काफी सारे कर्म के फल हैं, जो रिएक्शन है पिछले जन्म के मिलने वाले थे वो मिल गए। तो ऐसा मान लिया 30 एज है मेरी, तो 30 रिएक्शंस मुझे मिल चुके हैं, यानी कि मेरे तीर में कितने थे? क्यूबर में 100 तीर थे। तो 30 तीर, 30 तीर निकल चुके हैं। तो कितने तीर बचे मेरे पास? 70 तीर बचे। बट इन 30 सालों में मैंने कुछ कर्म ऐसे किए भी होंगे जिसके मुझे रिएक्शन झेलने हैं, रिएक्शन मिलने हैं। तो सपोज इन 30 सालों में मैंने कम से कम 20 कर्म ऐसे किए जिसका रिएक्शन मुझे झेलना है, रिएक्शन मुझे मिलना है। अच्छा बुरा वो डिपेंड करेगा कर्मों के ऊपर। तो 20 तीर मेरे दोबारा से ऐड हो गए। तो पहले 70 बचे, 100 थे, 100 में से 30 गए, 70 बचे, और 70 में 20 ऐड हो गए। तो कितने कर्म कितने तीर हो गए मेरे पास? 90। तो ये 90 तीर जो हैं अभी करेंटली मेरे पास, ये है संचित कर्मा। कि संचित कर्मा यानी कि 70 पास्ट वाले, 20 प्रेजेंट वाले, ये संचित कर्मा है जो मैं लेकर चल रहा हूं। प्लस क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा मतलब आज से आगे की जिंदगी में, आज से आगे की जिंदगी में मैं जो भी कर्म करने जा रहा हूं, मैं जो भी कर्म करूंगा उसके भी डिफरेंट फल मुझे मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। वो मतलब जितने भी कर्म फल के मैं तीर ऐड करता जाऊंगा मेरे क्यूबर में, वो सारे क्या होंगे? क्रियामान कर्मा होंगे। सो दिस इज प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा एंड क्रियामान कर्मा। तो बताइए क्या समझ में आया तीनों में डिफरेंस, प्रारब्ध, संचित, क्रियामान में?
अंडरस्टूड लिखकर मैसेज कीजिए यदि समझ में आया। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए। प्रारब्ध, संचित, क्रियामान। क्रियामान एक बार फिर से बताएंगे। ओके, क्रियामान लाइक मैं अभी आपको क्लास दे रहा हूँ, आज के बाद मेरी जितनी भी उम्र है या फिर कल परसों नरसों या फिर 1 महीने बाद 1 साल बाद कंटिन्यूअसली मैं जो भी कर्म करूंगा, लाइक मैंने किसी को मारा तो मुझे नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा। एक तीर मेरे कीवर में आके बैठ गया, मैंने क्या किया, मैंने भक्ति करी या फिर कोई जरूरतमंद था उसकी हेल्प कर दी, कोई भूखा था उसको खाना खिलाया, अच्छा काम किया, तो एक नया तीर आके बैठ जाएगा। तो ये आगे मैं जितने भी कर्म करता जा रहा हूं, जितने तीर मुझे मिलेंगे वो क्रियामान कर्म। ओके, सभी को क्लियर है? ओके, अब कुंडली से हम ये कैसे देख सकते हैं? और एक चीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रारब्ध कर्म है ये हम कभी भी बदल नहीं सकते, कांट चेंज, बट इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी मॉडिफाइड। बट हाँ थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं इंटेंसिटी। जैसे कि भक्ति में बोलते हैं ना, यदि किसी का हाथ कटने वाला है तो हो सकता है उसकी उंगली कट जाए, उंगली कटने वाली है तो नाखून कट जाए। तो इंटेंसिटी कम हो सकती है लेकिन रिएक्शन हमें झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा होगा तो गिफ्ट मिलेंगे, लाइक गिफ्ट मटेरियल वर्ल्ड में क्या होते हैं, पैसा होता है, नेम फेम, ये सब गिफ्ट्स होते हैं। संचित कर्म, क्या इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, इसको भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रारब्ध और संचित कर्म वो कर्म है, प्रारब्ध पिछले जन्म में कर चुके हैं, संचित पिछले जन्म में कर चुके हैं कुछ, और कुछ इस जन्म में कर चुके हैं, लेकिन वो आज तक की जिंदगी में कर चुके। उन कर्मों को हम नहीं बदल सकते, इसलिए कर्म फल को भी नहीं बदल सकते। लेकिन क्रियामान ये वो कर्म है जो अभी तक हमने किए नहीं है, करने वाले हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्शियसली हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम है, जो बोला जाता है फ्री विल। जैसे हम बोलते हैं ना कि यदि कुंडली में ही सब कुछ है, हमारी जिंदगी कैसे होगी, कितना पैसा होगा, कितना नेम फेम होगा, स्पिरिचुअल होंगे नहीं होंगे, कैसे पूरे लाइफ यदि डिफाइन है, तो फ्री विल कहाँ है हमारे पास? फ्री विल यहाँ पर है। क्रियामान कर्म को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये कर्म अभी तक हुए नहीं, ये हमारे हाथ में है। तो कुंडली है, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है, यहां से हम प्रारब्ध कर्मा के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। देन जो संचित कर्मा है वो 5th और 9th हाउस से हमें क्लियर होते हैं। 5th एक ये येलो कलर से दिख रहा है और 9th का 9 नंबर लिखा हुआ है। और क्रियामान कर्मा 10th हाउस से हम उसके बारे में आइडिया लगाते हैं कि किस तरह पर्सन किस तरह क्रियामान कर्म कर सकता है। तो इस तरह से कर्म थ्योरी के बारे में हमने देखा, किस तरह से कर्म काम करते हैं। और शॉर्ट में हम देखते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। प्रभु जी एक बार वो हाउस वाला बताइए ना प्रभु जी। ओके, ये प्रारब्ध कर्मा 1st हाउस, संचित कर्मा 5th एंड 9th हाउस, और जो क्रियामान कर्मा है वो 10th हाउस। इसको भी नोट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं ये अभी हम आगे की सेशन में हम सीखेंगे पूरा, फिर आप अपना और किसी का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस यदि हम देखें तो पहली चीज है जो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में आके हमने सीखी, हमने फील किया, और जो कि इसका मेन पर्पस भी है, वो है डेवलप एक्सेप्टेंस। डेवलप एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि हमने देखा प्रारब्ध और संचित को चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम बोलेंगे वी कांट चेंज द परिस्थिति बट वी कैन चेंज द मनस्थिति। हम परिस्थितियां चेंज नहीं कर सकते, हम कैसे घर में हैं, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है, बहुत हद तक हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम मनस्थिति, मन को हम चेंज कर सकते हैं। और हम चाहते क्या है? हम पैसा नहीं चाहते, कोई भी पर्सन दुनिया में पैसा नेम फेम नहीं चाहता, हर कोई चाहता है हैप्पीनेस, खुशी चाहता है। लेकिन वो खुशी ढूंढता है पैसे में, नेम फेम में, इन सब जगह ढूंढता है, लग्जरी में। लेकिन उसको खुशी नहीं मिली तो उस चीजों का भी कोई मतलब नहीं है। और खुशी क्या होती है? जैसे एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में, हम स्पिरिचुअल लाइफ में जानते हैं, वैसे अब्दुल कलाम जी ने ही बताया था हैप्पीनेस क्या होती है। तो उन्होंने पहले ये चीज, वो एक बड़ा सा लेक्चर दिया था, लेकिन फर्स्ट लाइन उन्होंने बोली थी, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। कि मनस्थिति होती है वो खुशी डिसाइड करती है किसका मन कैसा है। तो मन की जो स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करती है। तो हम यदि हैप्पी रहना चाहते हैं तो हैप्पीनेस परिस्थिति से नहीं आती, मनस्थिति से। और मनस्थिति हम ये ज्योतिष विज्ञान के द्वारा वो डेवलप कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक सिंपल एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे प्रभुपाद ने भी एक क्यूट में बोला है कि यदि हमें ज्योतिष के बारे में एक बार उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था यदि हमें लगता है कि बारिश होने वाली है तो छाता लेके जाने में क्या दिक्कत है। एक तो ऑप्शन है हम भीग के जाएंगे, कुछ हमें जरूरी काम करना है, भीग के जाएंगे और तो हमें सर्दी जुकाम हो सकता है, हम 2 दिन बीमार पड़ जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। या फिर हो सकता है हम घर से नहीं निकले बारिश में काम करने के लिए, तो जरूरी काम था वो काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, छाता लेके घर से निकलो, जिससे कि वो काम भी हो जाए, हम बीमार भी ना पड़े। तो एस्ट्रोलॉजी सिमिलर है। बारिश मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो प्रॉब्लम्स के लिए हम पहले से तैयार हो गए, उसके अरेंजमेंट करके कुछ लाइफ में अरेंजमेंट करके लाइफ को आगे बढ़ाते जाओ, सीखते जाओ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो काम है, हमारा पर्पस है, उसके लिए हम रुकेंगे नहीं, डिले नहीं होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिमिलरली जैसे किसी को पर्सन को पता है कि उसका सपोज हाथ कटने वाला है, मान लिया उसको हाथ कटने वाला है, अब उसके पास ऑप्शन है, या तो इसी टेंशन है वो मर जाए, अरे मेरा हाथ कटने वाला है, क्या करूं, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक हाथ की जगह उसका पूरा पैरालिसिस हो जाएगा, मेंटल पैरालिसिस। लेकिन इसका सही तरीका क्या है एस्ट्रोलॉजी को समझने का, हमें पता है हाथ कटने वाला है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, मैंने कुछ कर्म किए होंगे, हाथ कट जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। कौन सा कटेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? यदि सपोज वो राइट हैंडेड पर्सन है और राइट वाला ही हाथ कटना है, तो क्या कर सकता है, उसको पता है कि 4-5 साल या 10 साल बाद कटने वाला है, तो प्रैक्टिस कर सकता है लेफ्ट हैंड से लिखने की, जिससे वो परिस्थिति आएगी तो परिस्थिति के लिए छाता लेफ्ट हैंड को तैयार कर सकता है वो, कि उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज हाथ कट गया, तब भी उसको लेफ्ट हैंड को तैयार करना है, लेकिन उसको तैयार करने में कुछ महीने साल लग जाएंगे, तो समय वेस्ट होगा ना। पहले से ही वो मनस्थिति को प्रिपेयर करके प्रैक्टिकली उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। कोई थोड़ा पैसे के लिए ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो अपना इंश्योरेंस करा सकता है, तो हाथ कटेगा चलो 4-5 लाख रुपए देके तो जाएगा, ऐसा भी वो सोच सकता है। तो डिपेंड करता है पर्सन की मनोवृत्ति कैसी है, कैसा वो चाहता है, तो हर कुछ फायदा उठा सकता है। तो इस तरह मनस्थिति हम चेंज कर सकते हैं, परिस्थिति नहीं कर सकते। यूटिलाइज इनर एबिलिटी, इंसान अपनी खुद की छुपी हुई ताकतों को पहचान सकता है। लाइक कई बार होता है हमारे साथ, हमें लगता है अरे यार हम एंकरिंग अच्छी कर सकते हैं, हम गा अच्छा सकते हैं, हम डिजाइन अच्छा कर सकते हैं, हम कुकिंग अच्छी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारे अंदर से थॉट्स आते हैं, पर लगता है क्या ये ऐसे थॉट्स हैं, मन ऐसे हमें बेवकूफ बना रहा है, या फिर सही में हम कर सकते हैं। तो इस जद्दोजहद में, इस बहुत सारी थॉट्स में, टर्मोइल में हम खो जाते हैं, और इन सारे जो प्रोसेस में, थॉट्स में खो जाते हैं, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते और हम उस स्किल को डेवलप नहीं कर पाते जो हमारे अंदर है। तो हम एस्ट्रोलॉजी की सहायता से उस इनर एबिलिटी जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर वे में, कृष्ण गुरु और सोसाइटी की को सर्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हमें पता चला कि हम स्पीकिंग स्किल है हमारे अंदर, तो ऐसे पर्सन को, या फिर हम एक से ही बोल सकते हैं हमारे फैमिली में कोई है, लाइक या तो हमारा जैसे लाइक छोटा ब्रदर है, या बड़ा भाई बहन है, या फिर बेटा बेटी है, जो भी है, या फिर हमारा जो लाइक कोई काउंसलिंग, हमने किसी को हम भक्ति में लेकर आए, उसको हम गाइड करते हैं, तो उसकी इनर एबिलिटी जानकर उसको गाइड कर सकते हैं। यदि वो स्पीकिंग में अच्छा है, हमें समझ में आया, तो उसको प्रीचिंग में लगा सकते हैं। कुकिंग स्किल अच्छी है तो प्रीचिंग के समय कुकिंग में लगा सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो जो सेवा है, अरेंजमेंट है, वो उस वर्क में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉपर गाइड कर सकते हैं पर्सन की इनर एबिलिटी को पहचान कर, क्योंकि इनर एबिलिटी को पहचान लिया तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अमोघ लीला प्रभु, उनका स्पीकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीचिंग कर पाते। गौर गोपाल प्रभु, उनका भी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कर पाते। गौरांग प्रभु, उनका स्पीकिंग स्किल भी अच्छा है, प्लस कुकिंग स्किल भी अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा है, तो इस तरह से वो प्रीच कर पा रहे हैं। तो हम प्रॉपरली पर्सन को उसकी इनर एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, और जब हम हमारे स्किल को यूज करते हैं तो पर्सन का इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि कृष्ण और गुरु के लिए हम कभी कर रहे हैं तो वहां से उसको स्पेशल मर्सी भी मिलेगी। तो एक छोटी सी चीज जो एस्ट्रोलॉजी से हमने पता करी, उसकी इनर एबिलिटी, उसको गाइड किया प्रॉपर डायरेक्शन में, तो कितना अच्छे से, कितना जल्दी वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रो कर सकता है और मटेरियल लाइफ में भी अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट, वेरीफाई अदर्स। कोई पर्सन है हमारी लाइफ में आया, या हमें कुछ मिला, इनफैक्ट डिवोटी सर्कल में भी हम किसी से मिले,
तो किसी तरह हमें पता चला, या फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव्स हैं, किसका कैरेक्टर कैसा है ये हम पता कर सकते हैं। एक अपीयरेंस के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ये क्यों जरूरी है अपीयरेंस, लाइक ये स्पेशली मैरिज में जरूरी है। मैरिज में किस तरह से, कई बार क्या होता है, मैंने कहीं काउंसलिंग की और समझ में आया कि कई लोग है ना शादी के लिए गलत कुंडलियां बना देते हैं और लाइक बायोडाटा सेंड करते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ मन से लिख दिया, कुछ लिख दिया। तो हम पहले कुंडली देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं पर्सन का अपीयरेंस कैसा होगा, है ना। और जब हम उस पर्सन से मिलते हैं तो उससे थोड़ा चेक कर सकते हैं कितना परसेंट मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, ये आइडेंटिफाई करके। और हम चेक कर सकते हैं कि जो उसने वर्ड डेट टाइम भेजा था या कुंडली दी थी, क्या वो सही है या फिर नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया में कुंडली मिलान होता है, लेकिन कई बार इंसान धोखा भी खा जाता है। जैसे मेरे एक जान पहचान में है, तो उन्होंने क्या किया, एक लड़की थी रिलेटिव में, और उसके एक लड़के शादी करना चाहते थे। लड़का पुलिस में है, एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो थोड़ा वैसे विलेज बैकग्राउंड से थे, तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन मिल जाए, तो उससे शादी कराना चाहते हैं, लेकिन कुंडली बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो पंडित जी को थोड़े 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, कुंडली नहीं बनवा दी लड़की की, और मैच करा दी और शादी कर दी, बढ़िया शादी कर दी। तो यहाँ पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं कि हम बेटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढ रहे हैं जिससे कि स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, लेकिन कुंडली मिलान नहीं किया तो क्या उनका रिश्ता अच्छा चल पाएगा। तो इस तरह से हम अनजाने में भी, अच्छे में भी हम जिंदगी में बुरा कर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ धोखा नहीं हो, हम जिनको जानते हैं उनके साथ धोखा नहीं हो, तो ये चीज हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपना सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हर कोई, ज्यादातर जो पर्सन है क्या होता है, पहले जॉब करते हैं या फिर मन में कभी कभी आता है चलो बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस जब करना होता है तो बिजनेस करते समय हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि या तो हमें एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय हायर करने के लिए अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय चाहिए तो अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी, उतना बजट नहीं होता। तो सोचते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है, एक पार्टनर ले लेते हैं। पार्टनरशिप में ले लेते हैं, पार्टनर कौन होना चाहिए, जिससे हमारी मेंटलिटी मिलनी चाहिए। अब मेंटलिटी मिलने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो सबसे आसान तरीका होता है जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसकी स्किल अच्छी है, मेंटलिटी अच्छी है, हमसे तालमेल अच्छा है, उसको हम अप्रोच करते हैं कि क्या अब चलो अपन पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ सैलरी नहीं देनी पड़ती बड़े अमाउंट में, बट जितना प्रॉफिट होता है दोनों वर्क करते हैं, बल्कि ज्यादा वर्क करते हैं अपना समझ के, तो प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा रहता है, और जितना प्रॉफिट होगा उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए पार्टनरशिप में जाते हैं। पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप में भी हम उस फ्रेंड को देखते हैं जिससे हमारी दोस्ती अच्छी होती है, यानी कि मेंटलिटी जिससे मिलती है। तो यहाँ ध्यान रखना है, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप दोनों अलग चीज है। हो सकता है दो लोगों में मेंटलिटी अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके पार्टनर बनने से उसकी कुंडली में ऐसा है कि उसको नुकसान ही होना है बिजनेस में, और हमारी कुंडली में कि इसमें फायदा ही होना है। तो दोनों लोग साथ में आ गए, दोनों का एक ही बिजनेस है, तो क्या होगा बिजनेस में, कभी नुकसान कभी फायदा, कभी नुकसान कभी फायदा, लेकिन वो सस्टेनेबल चीज नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कौन सा पर्सन हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहा है, कौन सा नेगेटिव चीजें लेकर आ रहा है। तो इसलिए फ्रेंडशिप वर्सेस पार्टनरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आजकल लोग नहीं देखते, पर ये एस्ट्रोलॉजी से हम पूरा आइडिया ले सकते हैं अच्छे से। फिर यदि हम बिजनेस कर रहे हैं और एम्प्लॉइज को हायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देख सकते हैं अलग अलग रोल होते हैं। लाइक टेली कॉलिंग का यदि रोल है, तो देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छा वाला पर्सन हमें चाहिए, तो उससे हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो पर्सन अच्छा कर सकता है। क्योंकि आजकल जो बायोडेटा देते हैं लोग, या रिज्यूमे जो देते हैं, रिज्यूमे में भी गलत चीजें काफी लिखते हैं। तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इसको एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि जो पर्सन है उसने रिज्यूमे सही दिया या गलत दिया है, उसकी वॉइस टोन कैसी है बोलने की, यदि कोई इंटेलिजेंट डिसीजन लेने वाला मैनेजर जैसी पोस्ट है तो इंटेलिजेंट है कि नहीं, कुछ फिजिकल वर्क ज्यादा करना है तो हार्ड वर्किंग है या नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यदि एम्प्लॉय ऑनेस्ट ही नहीं है तो फिर उससे कैसे काम लिया जा सकता है। और एक सबमिसिव, क्या वो सबमिसिव है, आपकी बात सुनने वाला है या नहीं, ये सब हम आइडिया लगा सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखने से। एक और यहाँ देखते हैं, एक ये बिजनेस पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस, इसकी अभी हमने बात की थी यहाँ।
फ्रेंड से वो पार्टनरशिप में, कि एक दूसरे के लाइफ में आने से प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। अनस्टेबल माइंड ऑफ चाइल्ड, लाइक एक बार रियलिटी में क्या हुआ, एक डिवोटी थे, उनका एक 8 साल का बच्चा था, वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता था, कभी डांस करने लग जाना, कभी बर्तन गिरा देना, बेडशीट फेंक देना, कुछ भी फाड़ देना, कुछ भी जमीन पर लेट जाना, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता था। तो वो बहुत परेशान थे, न्यूरो सर्जन्स को दिखा दिया, साइकोलॉजिस्ट वगैरह सबको दिखा दिया, साइकेट्रिस्ट वगैरह को, लेकिन कहीं से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक बार वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने कुंडली दिखाई, उन्होंने बोला कि अभी ना उसकी राहु की दशा चल रही है और राहु उसके जो दिमाग में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली एनर्जी वो डाल रहा है, तो लेकिन वो 2 साल के बाद वो दशा खत्म हो जाएगी, तो राहु का असर कम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सोचिए वो पर्सन जो 1-2 साल से 3 साल से अलग अलग डॉक्टरों पे जा चुके हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा चुके हैं, अपने बच्चे से इतना परेशान थे, जब वो सुनेंगे कि 2 साल बाद उसमें ये चीजें चेंज आएगी लाइफ में, क्योंकि राहु के बाद गुरु की दशा आती है और उसमें वो सिंसियर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, ऐसा उसके में योग है, तो उनको कितना रिलीफ मिलेगा मेंटल। तो एक चीज जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट वगैरह कोई नहीं कर पा रहा था, वो एस्ट्रोलॉजर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू कर्मा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ बेनिफिट्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो ये कुछ ही मैंने यहाँ कलेक्ट किए थे, लिखे थे, ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था जो हमने आज डिस्कस किया। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, 1 मिनट। एक बार विद इन 2 मिनट्स हम इसको रिकैप करते हैं। पहला देखा व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, तो पहला था लिम्स ऑफ द वेदास, कि वेदाओं के जो वेदांग होते हैं उसमें ज्योतिष को आई ऑफ द वेदास बोला जाता है। फिर साइंटिफिक बेसिस में हमने देखा स्पेस टाइम, ट्विन पैराडॉक्स देखा कि कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनके लिए मिनिमम 2 सेकंड का टाइम है, यदि 2 बच्चे एक ही जगह 2 सेकंड के डिफरेंस में हो रहे हैं तो उनकी कुंडली सेम हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती। और प्रकृति अपना नियम कभी नहीं टूटने देगी, इसलिए 2 सेकंड में कभी भी पैदा नहीं होंगे बच्चे। और प्लैनेट्स का मूवमेंट, स्पीड, एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली के लिए। फिर स्क्रिप्चुरल सिग्निफिकेंस हमने देखा, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन है, पाराशर मुनि। और ये हमने कैसे पता किया, क्योंकि एक बृहद पाराशर होरा शास्त्र है जिसमें मैत्रेय मुनि और शेष पाराशर के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, पूरा डॉक्यूमेंटेड है। और हमने 18 मेजर सेजेस के बारे में देखा जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर हमने अपने को जाना 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है, कौन कौन सी, फिजिकल सेल्फ, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल, आत्मा। आत्मा को हम सूर्य से हम जान सकते हैं, सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर को चंद्रमा से, और ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर को असेंडेंट से हम जान सकते हैं अच्छे से। फिर हमने देखा ये वर्क कैसे करता है, तो कर्मा थ्योरी के बारे में जाना, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। प्रारब्ध जो पिछले जन्म के हैं, संचित पिछले जन्म वाले प्लस इस जन्म वाले, क्रियामान इस जन्म में जो हम करने वाले हैं। प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, संचित को भी चेंज नहीं कर सकते, बट क्रियामान को चेंज किया जा सकता है, ये हमने देखा। और कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स देखे, लाइक डेवलपिंग एक्सेप्टेंस, यूटिलाइज इनर एबिलिटी, वेरीफाई अदर्स, और लाइक अनस्टेबल माइंड ऑफ चाइल्ड। सो हरे कृष्णा, ये था जो हमने कवर किया। तो यदि आपके अभी कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरी है आप बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। मेरा ये डाउट था कि ये तो हमने उनकी बात करी जिनका हमें टाइम और प्लेस पता है, जिनका हमें यही नहीं पता कि उनका बर्थडे कब है या टाइम कब है, तो उसके लिए भी ये सब होता है, उसके लिए भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हाँ, तो ये उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में। एक यदि हम पाराशर मुनि की बात करें तो उन्होंने एक तरीका इसमें बताया था, प्रश्न कुंडली, कि उस पर्सन के बारे में सब कुछ पता नहीं कर सकते, लेकिन पर्टिकुलर यदि कोई क्वेश्चन है उस व्यक्ति का, तो वो क्वेश्चन यदि जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहा है तो पूछते समय वो जिस समय प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न का जन्म हो रहा है, तो उस समय पर्टिकुलर वो कुंडली बना के उस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है उसकी जिंदगी से रिलेटेड। ये प्रश्न कुंडली पाराशर मुनि ने हमें बताई है, सिखाई है। प्लस लेकिन उसको नेचर वगैरह बहुत सारी चीज यदि जाननी है तो फिर इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं एस्ट्रोलॉजी की, लाइक हस्तरेखा विज्ञान, पामिस्ट्री जिसको बोला जाता है। तो हाथ की जो रेखाएं हैं यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि हस्तरेखा जो है, न्यूमरोलॉजी है, ये सब क्या है, इट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी पिताजी हैं, वो सब बच्चे हैं, मतलब उसके वो सब पार्ट्स हैं छोटे छोटे। क्योंकि आप जरा ध्यान से देखेंगे, आप यदि पर डे या फिर हर महीने अपने हाथ की फोटो खींचोगे, कंटिन्यूस 1-2 साल तक फोटो खींची, तो आप फोटो को देखना, कुछ ना कुछ लाइंस यहाँ चेंज होती रहती हैं। पर हमारी जो जन्म कुंडली है कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये एक मेन चीज है। पर यदि किसी को नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, बर्थडे टाइम वगैरह, तो वो हस्तरेखा जो विज्ञान है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ हद तक न्यूमरोलॉजी वगैरह भी। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और यदि किसी को थोड़ा डाउट है कि कुछ मिनट्स का या 1-2 घंटे का यदि टाइमिंग में अंतर है, तो उसके लिए एक अलग से मेथड है पारसा मुनि ने दिया है, वो है वर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। कि हम उसको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के उनके बारे में, नेचर के बारे में पता कर सकते हैं, बातें करके पता कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या होगी, वो हम आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन किसी को यही नहीं पता हम किस ईयर में पैदा हुए थे या किस महीने में पैदा हुए, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई थिंक और कोई क्वेश्चन प्रभु नहीं जी, है। हाँ, यस मत। ज़ोडिएक साइन जो होता है उससे हम लोग लगभग 80% सामने वाले का नेचर जान सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब जैसे मेरे को कोई गुस्सैल नेचर का लगा तो वो लियो या फिर टॉरस हो सकता है ना। हो सकता है, पर ऐसा नहीं। हम बोलेंगे कर्क राशि वाला भी गुस्सैल हो सकता है, पाइसिस वाला भी गुस्सैल हो सकता है। तो हम केवल एक एरीज भी हो सकता है। तो हम केवल एक राशि के बेस पर नहीं बोल सकते, हम कुंडली को देखकर बोल सकते हैं। क्योंकि एक तो राशि की जो आपने बोला जोडिक साइन, वो क्या है कि चंद्रमा किस राशि में है ये आपने बताया। लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है या गुरु बैठा है या शनि बैठा है या शुक्र बैठा है, डिपेंड करेगा। फिर उसको कौन कौन देख रहा है ये डिपेंड करेगा। तो केवल राशि के बेस पर हम नहीं बोल सकते। तो प्रभु जी ये कैसे पता चलेगा, मतलब इतने सारे ग्रह बैठे हैं तो किसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये अभी हम देखेंगे ना आगे के सेशंस में, डोंट वरी। जब ये Okay, सेशन पूरा होगा, आप किसी का भी इंसान का कभी देखा भी नहीं होगा, आप बस उससे बर्थ टाइम लेना, प्लेस लेना, डेट लेना, और आप उसके बारे में पूरा नेचर बता सकते हैं, लाइफ पैटर्न भी बता सकते हो। वो सामने वाला अमेज हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहिए। तो ये 4 मंथ्स का जो कोर्स है, 4-5 मंथ्स में आप इतना सब बता सकते हैं। डोंट वरी, ऐसा मत सोचिए कि अभी तो कुछ नहीं आता, वो सब आ जाएगा। हमने इसको ऐसा डिजाइन किया है, इस पूरे कोर्स को, आपको इस पूरी जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, एक ही चीज रखनी है, सिंसियरली कंटिन्यूअसली क्लासेस में आना है, और जो वर्क दिया जाए वो कंप्लीट करना है, बस इतना। हाँ प्रभु जी, मैंने किया था, मतलब मैंने किसी की कुंडली बनाई थी ऐसे ही, वो ऐप में टाइम वगैरह डाल के हाँ। और वो प्लैनेट्स देख के, तो मैंने पहले तो गलत बनी अलग था, और फिर मतलब टाइम नहीं, एक्चुअली वो डे ही अलग था। ओके। और फिर मैंने दूसरी कुंडली बनाई, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं ये दिन था, अच्छी बनाई है। तो फिर मैंने बनाया तो एग्जैक्ट उनका वैसा का वैसा बना था, जैसा उनका नेचर है, जो उनका हाँ, लग्न है, ज़ोडिएक साइन वगैरह। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के अकॉर्डिंग मिलता है ना, नेचर बिहेवियर वगैरह सब। प्रभु जी, और ये जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मनुष्य गण, देवगण, ये हम्म। कैसे पता चलता है प्रभु जी, नाड़ी और फिर जितने भी वो होते हैं, जैसे हमारी योनि होती है, वर्ण होता हाँ, है, ये कैसे पता ये चलता है। सब एक डिटेल टॉपिक है। इस ये सब नक्षत्रों के अनुसार हमें पता चलता है। तो इसके बारे में मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता, वो मतलब सीखना पड़ेगा डिटेल में। 27 नक्षत्र होते हैं, उनकी क्वालिटीज, कौन से मनुष्य गण वाले, कौन से देवगण वाले, हर कोई नक्षत्र एक अलग से जानवर की क्वालिटी रखता है, जो जानवर हमारे अंदर छुपा हुआ बैठा है। हमने एक वर्कशॉप करी थी बीच में,
कुंडली मिलान के बारे में, उसमें हमने देखे थे अलग अलग जानवरों के बारे में, किस इंसान के अंदर कौन सा जानवर है। तो 2 पर्सन जब शादी करते हैं, जैसे एक का नेबला नेबला है अंदर बैठा हुआ, एक का सांप है, तो नेबला और सांप में हमेशा दुश्मनी रहती है, तो दोनों व्यक्ति भी हमेशा लड़ते रहेंगे। एक बिल्ली एक चूहा, तो ये दोनों में शादी हो गई तो हमेशा लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। लेकिन एक चूहा दूसरा चूहा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। एक बिल्ली दूसरी बिल्ली, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना भी हम डीप में एनालिसिस कर सकते हैं किसके अंदर कौन सा जानवर बैठा है, पर समय लगेगा धीरे धीरे। ओके। हाँ प्रभु जी, मैंने वो जो कुंडली बनाई थी ना, वो भी आपके सबसे फर्स्ट जो वर्कशॉप था उसी को सुन के बनाया था। हाँ। और वो काफी अच्छा रिजल्ट था उसका, मतलब। और फिर मेरे स्कूल में भी जो टीचर थे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बेसिक्स कराए थे, तो उससे अच्छा। भी हमें पता चला, और हाथ पे कुंडली बनाना सिखाया था उन्होंने। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो हाँ, तो कल जो नेक्स्ट सेशन होगा वो वही वाला होगा जो हमने पहले कुंडली बनाना सीखा था, वही चीज हम सीखेंगे। फिर उसके आगे की जो चीजें हैं वो फिर नेक्स्ट वीक से चालू होंगी, उसके आगे के सेशन से, जहां हम हर प्लेनेट को, जैसे सन है, मून है, गुरु है, बुध है, हर प्लेनेट को हम एक एक सेशन में देखेंगे, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर वो प्लेनेट है क्या, क्या क्या क्वालिटीज देते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। ईश्वरी राधिका माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो आपने लग्न पहले बताया था, फर्स्ट हाउस के हिसाब से हाँ। लग्न डिटरमाइन होता है। हाँ। और फिर आपने जो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि लग्न और राशि ये दोनों डिफरेंट है हाँ, दोनों डिफरेंट है। क्या? मतलब लग्न तो फर्स्ट हाउस मुझे समझ में आया, हाँ। और राशि आपने जो पिक्चर में दिखा था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्काई दैट विल हाँ, अर्थ इन सेंटर, तो ये दोनों इस तरह से रिलेटेड है या क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में। देखिए यहाँ पर राशि में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें, जो हम नॉर्मल एक लैंग्वेज में यूज करते हैं। लाइक एक पर्सन है राहुल नाम का, इसकी राशि है सपोज वृश्चिक। एक राम नाम का पर्सन है, उसकी राशि है कर्क। ये हम बात करते हैं। तो ये जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम राशि की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि उस पर्सन का जो चंद्रमा है वो किस राशि में बैठा है, क्योंकि राशि एक्चुअल में 12 है। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वो मेंटेलिटी को काफी हद तक बताता है, और उस चीज को हम बोलते हैं कि ऐसा वो ये पर्सन की राशि है। तो उसकी बॉडी से राशि नहीं होती है, उसके माइंड से राशि हम बोलते हैं। पर अब जो असेंडेंट हमने फर्स्ट हाउस देखा, अब जो जो कुंडली होती है उसमें देखोगे आप 12 ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स होते हैं, मतलब 12 पार्ट्स होते हैं। तो हर पार्ट में एक एक राशि होती है। तो हर व्यक्ति को एक्चुअल में व्यक्ति को 12 राशियां इफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है केवल एक राशि इफेक्ट करती है, 12 राशियों का परिणाम उसे मिलता है। पर किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो सबसे ज्यादा होता है चंद्रमा जिसमें होता है, तो उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में राशि बोल देते हैं। कोई सिंह राशि वाला है, यानी कि चंद्रमा उसकी सिंह राशि में है। लेकिन लग्न हो सकता है वृश्चिक में हो, या धनु में हो, मकर में हो, किसी में भी हो सकती है, पर लग्न भी किसी राशि में होगी डेफिनेटली। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, आपको अभी सब आ जाएगा, बस आप कंटिन्यूस रहिए। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन? तो वो एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, यस। आपने जो 2 घंटे का पीरियड बताया है हर राशि के लिए, तो उससे मतलब जो 2 घंटे के पीरियड में जो इनिशियल टाइम है या फिर मिड का टाइम है, या फिर जो जाते जाते जो टाइम होता है 2 घंटे का आखिरी का, तो उनसे भी फर्क पड़ता है क्या कुंडली में राशि में? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि जैसे हमने बात की ना, जो नवमांस है वो हर 13 मिनट में चेंज होता है। तो नवमांस का जो लग्न है वो 13 मिनट में चेंज हो जाता है। हमारी जो लग्न कुंडली है वो 2 घंटे में चेंज होती है। दसमांश कुंडली होती है, उसका लग्न 10 मिनट में चेंज होता है। ऐसे ही आगे जाते जाएंगे, कोई 5 मिनट में होता है, कोई 2 मिनट में, कोई 1 मिनट में चेंज होता है। इसलिए उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन जो 2 घंटे में पर्टिकुलर जो लोग पैदा हो रहे हैं, तो मतलब उनका लग्न सेम होगा। सपोज 2 घंटे में 10 बच्चे पैदा हुए एक ही शहर में, तो उनका लग्न लगभग सेम रहेगा। पर डिग्री वाइज थोड़ा हो सकता है, स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग में 15 मिनट में हो जाए, कोई आधे घंटे बाद, कोई 1 घंटे बाद, कोई लास्ट के 2 घंटे पूरे होते में ही हो रहा है।
तो उनमें काफी सारी समानताएं होंगी और काफी सारे डिफरेंसेस भी होंगे। समानताएं क्यों? क्योंकि कुछ तो समान है, लग्न कुंडली समान है, लेकिन अंदर नवमान दसमान ये सब चेंज हो गए, इसलिए कुछ भिन्नताएं भी होंगी दोनों में। इसलिए दोनों चीजें होती है, समानता प्लस भिन्नता। तो जी लग्न ये राशि को लेके कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि जैसे जाते जाते टाइम रहा तो किसी दूसरी राशि का आता हुआ टाइम रहा, तो ये इसके लिए भी कोई एस्ट्रोलॉजी ये वाले राशि बता रहे हैं, कोई ये वाले राशि बिल्कुल। बता रहे हैं, इसमें क्या फिर डिफरेंस होगा? उसके लिए फिर वो चेक करते हैं हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा नेचर कैसा है। वो प्रोसेस है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, है ना। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछ के बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ये क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली क्या ज्यादा सही है। वो सिम्टम्स किस राशि की तरफ जा रहे हैं उस हिसाब हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारी हेल्प कैसे कर सकता है हमारे अपकमिंग कर्मास को बेटर करने में, कि हमारे कॉन्शियसनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, आप बताएंगे प्लीज। हाँ देखिए, Adding to that in relation with astrology. मतलब मैं समझा नहीं। लाइक अपकमिंग कर्मास हम सुधार सकते हैं, ये है ना, हाँ हाँ हमारे प्रारब्ध को हम नहीं कर सकते चेंज, हम हाँ संचित कर्मास को भी चेंज नहीं कर सकते, हाँ बट अभी हमारे हाथ में जो है कि हम आगे जो हम कर सकते हैं उसको हम बेटर करें, तो हाँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी कैसे हेल्प कर सकता है उसमें? कृष्ण कॉन्शियसनेस इस तरह हेल्प कर सकता है यदि हम कृष्ण कॉन्शियस में हैं, यानी कि डिवोटी एसोसिएशन में हैं। फिजिकल ना सही तो मेंटल एसोसिएशन तो एटलीस्ट है कि लाइक हम क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर प्रभुपाद बुक्स हम पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा माइंडसेट इतना होता है, हम चाहे बहुत अच्छा नहीं कर पाए पर हम गलत रास्ते पे तो नहीं जाएंगे, या हम गलत एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो फिर भी मन में रहता है कि अरे यार ये गलत है, एक रिकॉग्निशन तो अंदर रहता है। उससे धीरे धीरे होता है कि हम गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे और उससे धीरे धीरे हम चले जाएंगे, पॉजिटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं कि हमें ये तो क्लियर होता है कि गलत क्या है, गलत नहीं करना है, लेकिन कई बार ये नहीं पता चलता कि सही क्या है और सही क्यों करें। तो उसके लिए एक अलग मोटिवेशन जो मिलता है वो एस्ट्रोलॉजी से मिलता है कि हम आगे सही करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, पॉजिटिव फल मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा हमें। लाइक हम जिस किस चीज के लिए भी मोटिवेट हो, नेम फेम के लिए, पैसे के लिए, या फिर डिवोटी एसोसिएशन के लिए, या सोशल में वेलफेयर के लिए हम कुछ करना चाहें, जो भी हमारा मोटिवेशन है उसके लिए हम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, है ना? और हम एक और चीज एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं और कृष्ण कॉन्शियस को कंबाइन करके कि एस्ट्रोलॉजी से जब हमने बात की, जो हमारी इनर एबिलिटी है, हिडन एबिलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाएंगे, तो एक तो हमने गलत काम नहीं किया, तो पॉजिटिव कर्मा हमारे बनेंगे, पॉजिटिव कर्मा बनेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेंगे, पॉजिटिव रिएक्शंस। प्लस कृष्ण कॉन्शियस में लगाने से कृष्ण की, गुरु महाराज की, प्रभुपाद की हमें मर्सी मिलेगी, और उस मर्सी से हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और स्पिरिचुअली के साथ मटेरियली भी ग्रो करेंगे। तो इस तरह से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारी हेल्प कर सकती है एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला के एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन किसी का? प्रभु जी, मैंने सुना है कि ज्योतिष मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसको शापित विद्या भी बोलते हैं, हालांकि मुझे बिलीव नहीं हुआ इस पर, लेकिन ऐसा कुछ है क्या? कहाँ पर और कैसे सुना है आपने? मतलब मेरे पापा एक कोई तो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे शिवजी, पार्वती और नारद मुनि की, अच्छा। और मुझे इसमें पहले तो बहुत हंसी आई प्रभु जी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा क्लियर करना था। बेटा आप पापा से पूछ सकते हैं, बिकॉज पापा इज आल्सो गुड एस्ट्रोलॉजर, ही हैव द ऑल वेरी गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं एंड प्रभु जी, नहीं प्रभु, उनसे पूछिए। वो हमारा त्रिकाल पूरा बिगाड़ देंगे ऐसे तो। देखो मम्मी भी है यहीं पे। ना, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली ये जो बोल रही है ना कि वो थोड़ा अपने मन का भी थोड़ा डाल के बोलने की आदत है, तो इसलिए वो हम बिलीव नहीं कर सकते, एकदम फेथ नहीं रख सकते।
और एक्चुअली उनको पूरा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर से लेके और बताते हैं, वो ऐसा है। यूट्यूब बाबा। तो मतलब ये सापित विद्या जो है, मुझे पता नहीं जिसने बोला है, तो किसी रेफरेंस में बोला होगा, लाइक कई होते हैं ना कि ऐसे एस्ट्रोलॉजी बताया कि तुम्हारा लाइफ बेकार है और उसने जाके सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ है, तो उस बेसिस पे बोल सकते हैं सापित विद्या उन्होंने नाम दे दिया हो। पर मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, किसी बुक में किसी से भी सुना नहीं कि इसको सापित विद्या ऐसे बोला जाता है। मैंने भी नहीं सुना था मुझे, हम्म, मुझे एक शॉक लगा, कल्चरल शॉक, ये कहाँ से आ गया बीच में हाँ, स्टोरी। तो मैंने भी नहीं सुना और वो फिर अप्रोच जी देखने आत्मा संहिता से आया है वो। अच्छा। प्रभु जी मनोधर्म संहिता भी होगी उसमें। हम्म, ओके, सो किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्रू कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट? इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हरी बोल एवरीवन, प्लीज switch on your video. Very good, very good. Okay, yeah, thank you Sakiras for joining. Yeah, okay Rian, I think 2-3 people left. Okay, so are you taking screenshot? यस। Okay, thank you so much. कैसा लगा आप सभी को? प्रभु जी अमेजिंग। Amazing. Hari bol. So type down in the chat. Hari bol, Hari bol. Let's flood the chat box with Hari bol with enthusiasm. So और इंटरेस्टिंग सेशंस होंगे, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर सेशन के बाद आप लोग की टेस्ट भी ली जाए। जिससे आप लोग कितना समझ पाए ये भी हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बस आपको बस डिलीवर करना, या फिर वी आर नॉट हियर जस्ट टू मींस डू अ बिजनेस, है ना। हम लोग चाहते हैं कि ड्यूटीज की अच्छे से हेल्प हो और अच्छे से सीखे, उसको अप्लाई करे खुद के जीवन में और दूसरों को भी हेल्प करे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आपकी टेस्ट ली जाए। हम लोग शेयर करेंगे इफ पॉसिबल every day after every session, or if possible after 2-3 session, we will plan accordingly and let you know. Okay, तो हम लोग फिर से थर्सडे को मिलेंगे 8:30 बजे। उसके बाद एक वीक का गैप रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, ये हमारे लिए तो एकदम ब्लेसिंग है प्रभुपाद का, कि आप दोनों हमको सिखा रहे हैं, और हमारे लिए इतना फैसिलिटी प्रभुपाद ने अरेंज किया है कि डिवोटीज के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं, और कोई भी रॉन्ग कंसेप्ट हमारे अंदर जो पहले से भी फिटेड है, जैसे अभी सीता ने बताया, तो वो सारे निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू रियली माता जी, वेरी आप ग्रेटफुल टू सभी बोथ लोग ऑफ। के उत्साह से और आप लोग के सभी के आशीर्वाद से हम लोग ये सब चीजें अच्छे से कर पाएंगे। And obviously all goes to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. जय।